combined according to the, तो आपको नेट डाइपोल मूवमेंट बताना है। मैं एक मैग्नेट का बता देता हूँ, एक मैग्नेट का तो आप बता ही सकते हो। जैसे ये एक मैग्नेट है, इसका साउथ पोल ये हो गया, नॉर्थ पोल ये हो गया। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, m×2l। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये आपको पता ही है सबको। अब एक एक करके क्या है, इस इन सब के कॉम्बिनेशन का निकालेंगे। बेसिकली कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे अगर आ जाता है तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप ढंग से देखते हो तो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे कौन बताएगा कितनी मैग्नेट है एक्चुअल में। फर्स्ट पार्ट में बताओ कितनी मैग्नेट है। हाँ, 2 मैग्नेट होगी, 2 मैग्नेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मैग्नेट मैंने एक जगह पे लगा रखी है। ठीक है, इन सच अ वे कि साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ एक जगह पे आ गई ऐसे। अगर आप इसको बनाना चाहोगे ना तो इतना आसान नहीं होगा। साउथ साउथ जो है रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो इसको आपको लगाना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है देखिए। ऊपर वाली मैग्नेट का होगा m, साउथ टू नॉर्थ। नीचे वाले का होगा m, साउथ टू नॉर्थ। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बताओ नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ, 2m हो गया। ठीक है, 2 × M, यानी कि ये हो जाएगा, ये लिख लो बेटर, ये 2m लिख लो, वही काफी है। ठीक है ना, ये हो गया तो एड अप हो जाएगा। तो ये जो बार मैग्नेट है ये बेसिकली क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर मैग्नेट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गई, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट डबल हो गया है। ठीक है, सेकंड केस में देखिए क्या होगा। सेकंड केस में बताइए, ये साउथ, ये नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है, ये अपने आप चिपक जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इससे लगा दोगे अपने आप चिपक जाएंगी। हाँ, 0, बहुत बढ़िया। इसका डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, m, और नीचे वाले का साउथ टू नॉर्थ, m। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आ गया, 0। ठीक है, ठीक है। तीसरे वाले का देखिए। अच्छा, तीसरे वाला आप कैसा है देखिए जरा। तीसरे वाला अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये कुछ ऐसा बना रखा है देखिए। तो ये एक मैग्नेट है साउथ टू नॉर्थ, तो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ। और ये एक मैग्नेट इस तरीके से लगा रखी है, देखिए ऐसे लगा रखी है। इसका डाइपोल मूवमेंट होगा m इस तरफ। कैसे निकालेंगे बताएगा कोई। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया। हाँ, सुपर पोजिशन, एक तरीके से सुपर पोजिशन वेक्टोरियल ऐड कर देंगे। तो √2m, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। √2 हो जाएगा। ठीक है ना, बेटर। ये गया देखिए, ये वाला m ऊपर की तरफ, इसका डाइपोल मूवमेंट y डायरेक्शन में, और इस मैग्नेट का x डायरेक्शन में। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा इस तरह। ये है नेट डाइपोल मूवमेंट, और ये आएगा √2m। ठीक है, वाई √2m, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90 0 है, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का रूट यानी कि √2m। ठीक है, कुछ नहीं है देखिए, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा,
देखो ये ना क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, आप ये चीज समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, बहुत कम आते थे, या बल्कि आते ही नहीं थे, आपको भी पता है, एक नंबर के क्वेश्चन आते थे। अब तो पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार ये तो आता ही नहीं। चलिए अब मुझे बताइए इसमें कि ये दो मैग्नेट है, अब 60 डिग्री पे बना के रखा होगा, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ, ऊपर वाले का देखिए, इसका है इस तरफ, देखिए ध्यान से समझना, M1 मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट हो गया M, इसका डाइपोल मोमेंट है इस तरफ M, दोनों का M ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसका है इस तरफ। कितना एंगल है दोनों के बीच में एक्चुअली? 120 डिग्री, ठीक है ना, 60 मत लेना, 120 डिग्री है। इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इस तरफ, ऐसे इस तरफ आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a पिछले 2 साल से होली कॉस 120, ठीक है, कॉस 120 m आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 120 होता है माइनस हाफ, ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर दैट इज रूट m स्क्वायर, तो नेट डाइपोल मोमेंट m। यानी कि देखो ऐसे भी समझ लो कि कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि मुझे बताओ इसकी इक्विवेलेंट मैग्नेट क्या होगी। इस अरेंजमेंट की, ये जो अरेंजमेंट है ना, इसकी इक्विवेलेंट मैग्नेट क्या होगी, ऐसे पूछ लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट मैग्नेट कैसी होगी, इक्विवेलेंट मैग्नेट ऐसी होगी, इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो, ये रूट किया, ये इक्विवेलेंट मैग्नेट है, ठीक है ना। वैसे ही इसकी इक्विवेलेंट मैग्नेट क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट जिसका डाइपोल मोमेंट m है, तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट मैग्नेट बना के दिखाओ, तो बना के दिखा सकते हो, m डाइपोल मोमेंट किसका था, ऐसे बना देना, ये मतलब इसको हटा के अगर हम ये भी लगा दें ना, ऐसे लगा दें, तो और कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना कि ऐसे नहीं लगानी है, आपको लगानी है ऐसे, देखो ऐसे मैं बता देता हूँ, ऐसे लगानी पड़ेगी, ऐसे, जिस डायरेक्शन में नेट डाइपोल मूवमेंट है, ऐसे लगा देना, ये है इसकी इक्विवेलेंट मैग्नेट, ये दिख रहा है, ये सिंगल जो मैग्नेट है उसका डाइपोल मूवमेंट भी तो m ही है, इसको बस क्या करना है 120 डिग्री पे लगा देना, ये इक्विवेलेंट मैग्नेट होगी। वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है, दो और बचते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा और कैसे पूछा जा सकता है, देखिए अब देखो एक चीज और समझो कि हाँ चलिए ये बताइए, अब इसमें चार मैग्नेट है, चार मैग्नेट, ठीक है, तो चार मैग्नेट कैसे लगी हुई है, देखिए जरा ध्यान से समझना। अब इसे, ये जो सबसे ऊपर वाली है इसका डाइपोल मोमेंट देखिए साउथ टू नॉर्थ, ऐसे बनाते जाओ बस, और कुछ नहीं है, साथ साथ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बना आप खुद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एम, ठीक है। अच्छा इस वाली की कितनी होगी, साउथ टू नॉर्थ एम, ऊपर की तरफ, ठीक है, टेल में एक साथ ही जोड़ते जा रहा हूँ, तो इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साउथ टू नॉर्थ, इस वाली इसकी भी एम हो गई, तो इसको भी एक जगह ही कर दो एम, इसकी साउथ टू नॉर्थ, इसको भी एक जगह कर दिया। अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये दोनों एम एम ऐड हो गए, ये दोनों एम एम ऐड हो गए, ऊपर वाली जो दो मैग्नेट है जो बिल्कुल वैसे लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, उन दोनों के डाइपोल मोमेंट एड अप हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2m, और जो वर्टिकली लगी हुई है उनके भी डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा
2m और 2m इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, √2 इंटू 2m। तो 2√2 हो गया, इतना सा है। चलिए आगे चलते हैं, ये लास्ट पार्ट हो जाएगा इसका। ऐसे कोई भी अरेंजमेंट बना देना तो आप कर सकते हो। बेसिकली ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल के क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट के क्वेश्चन होंगे। अलग अलग मैग्नेट को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अरेंज किया हुआ है और बोलेंगे नेट डाइपोल मोमेंट बताओ या इक्विवेलेंट मैग्नेट बताओ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये बताओ इसका क्या होगा। चलिए अब ये तो समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सभी को। कौन मुझे एंगल बता सकता है, ये एंगल कितना होगा। ये वाला देखो ढंग से देखो, ये 120 है, ये 60 डिग्री है, वैसे ये 60 डिग्री है। कौन बताएगा कैसे करेंगे इसे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, ठीक है ना, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते ना, आ जाएगा आंसर आपको। इस m का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, m sin 60, ऐसे इसका क्या आ जाएगा, m cos 60। इस m का ये वाला क्या आएगा, m sin 60, और ये वाला आ जाएगा m cos 60। क्या कैंसिल आउट होंगे बताओ, कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, m sin 60 कैंसिल आउट, m साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट, m cos 60 m cos 60 m cos 60, तो ये हो जाएंगे m/2, ये हो जाएगा m/2, नेट 0, बहुत बढ़िया। ये m हो गया, m/2 क्या हो जाएंगे, एडअप हो गए, ये हो गया m, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया 0। ये देखो कुछ भी नहीं है, कैसे भी अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, कैसे भी बना सकता हूँ, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, ठीक है ना, इस तरीके से जो है आपको करना है। अच्छा, इसी में फिर और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कैसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से पूछे जाएंगे, बोलेंगे कि देखिए जैसे ये अरेंजमेंट है ना, ये वाला अरेंजमेंट जो दिख रहा था आपको, ये वाला, ये अरेंजमेंट, ये वाला, ये स्क्वायर वाला जो अरेंजमेंट है, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लेके बोलूंगा, ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे कि इस अरेंजमेंट को उठा के रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसको उठा के रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप ऐसे सोचो, इसको उठा के, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना, करवा नहीं रहा हूँ, समझ लो इस चीज को, अगर ये समझ में आ गया तो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट ही है, ठीक है ना, मैग्नेट का अरेंजमेंट भी मैग्नेट ही होता है, ठीक है ना, बहुत सारी मैग्नेट को आप लगा दोगे
तो एक मैग्नेट ही बनती है जिसका डाइपोल मूवमेंट एक रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है, वो आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया इसका। अब इसका डाइपोल मूवमेंट जो था, नेट डाइपोल मूवमेंट था, वो कितना था, 2√2m। और ये कितने एंगल पे बन रहा था बताएगा कोई, कितने एंगल पे बन रहा था बताएगा कोई, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा था इससे, 45 डिग्री। हाँ, क्योंकि दोनों सेम है ना, 2m तो ऑब्वियस सी बात है एंगल बाइसेक्टर पे बनेगा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ आ जाइए, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, ये ऐसे दे देंगे मैग्नेट बना के और बोलेंगे इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक अरेंजमेंट रख दिया है, कौन मुझे बताएगा इस पे क्या लगेगी, इस पे क्या होगा, इस क्या फील करेगा ये पूरा अरेंजमेंट, टॉर्क लगेगी इस पे, ये घूमना स्टार्ट कर देगा, जहां पे जैसे ही रखोगे तो ये पूरा अरेंजमेंट अगर आपने बना के रखा हुआ अच्छी तरीके से, तो ये अपने आप घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस पर टॉर्क लग रही है। और मैं आपसे पूछूंगी बताओ व्हाट इज द टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क, तो टॉर्क किसके इक्वल होती है, टॉर्क किसके इक्वल थी, एम बी साइन थीटा। लेकिन ध्यान देना पहले आपको एम निकालना पड़ेगा, बट एम कौन सा लोगे, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, आपको नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो नेट आपने अभी निकाला 2√2m, ठीक है, तो जो टॉर्क लगेगी वो लगेगी 2√2, ये नेट डाइपोल मूवमेंट है ध्यान देना, 2√2m, ये हो गया नेट डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड बी, दोनों के बीच में कितना एंगल, देखिए नेट डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ एक्स डायरेक्शन में, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में, 45 डिग्री, तो 45 हो गया, तो आंसर आपका आ गया कितना, 2l। सिंपलेस्ट केस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना सा है बस और कुछ नहीं। तो इसमें दो पार्ट में फिर डिवाइड हो गया है, जैसे अगर उठा के सीधा बोला कि उठा के जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बताओ कितनी टॉर्क लगेगी, तो सबसे पहला आपका काम क्या है, अगर ये सिंगल मैग्नेट है तो फिर तो डाइपोल मूवमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है डाइपोल मूवमेंट m इंटू 2l हो जाता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट्स है तो पहले आपका टारगेट होगा नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना। एक बार नेट डाइपोल मूवमेंट निकाल दिया तो टॉर्क हो जाएगी m net b sin theta, where theta is the angle between net dipole moment and magnetic field, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन बना के इसमें डाल दूंगा ताकि आप जब मैं भेज दूंगा तो उसमें देख लेना आप, ठीक है ना। चलिए, आई होप समझ में आया होगा सभी को कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के देखिए, अब देखिए और क्या, देखिए ये अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, a straight steel wire of length L has magnetic dipole moment M and it is bent into various shape as shown in the figure. What is the net magnetic moment of each shape? अब देखिए पहली बार जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये स्टील वायर है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, ये क्या है, स्टील वायर का मैग्नेटिक मूवमेंट एम कैसे हो सकता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि स्टील वायर से आप मैग्नेट बना सकते हो, स्टील वायर को एक मैग्नेट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। आपको इतना तो पता ही होगा, अपने जब 10th क्लास किया होगा, 10th या 8th क्लास में ऐसा बताते हैं ना कि मैग्नेट बनाई जाती है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो एक स्टील से बनाई जाती है ना। तो उसको क्या करते हैं हम, अगर आपको मैग्नेट बनानी है स्टील वायर से तो आप क्या करना है, एक बहुत अच्छी सोलोनाइट कॉइल लेना, सोलोनाइट अभी देखेंगे बनाते कैसे हैं, ठीक है, आज एक मतलब आज या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें बहुत अच्छा खासा करंट आपको फ्लो करवाना है, अच्छा खासा, मतलब करंट की वैल्यू बहुत अच्छी खासी है। जैसे ही आप करंट फ्लो करवाओगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है अंदर की तरफ ऐसे, और इसके अंदर उठा के आपने एक स्टील वायर डाल दी, इसके अंदर ही
आपने एक रॉड लगा दी है स्टील की बनी हुई, ऐसे डाल दी मान लीजिए, तो आप इसे थोड़ी देर रखो, थोड़ी देर रखो, तो ये अपने आप क्या होगा, एक मैग्नेट में बन के तैयार हो जाती है। अब इसे जैसे ही बाहर निकालोगे तो अब ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगी। ठीक है, दिस इज हाउ द परमानेंट मैग्नेट हैज बीन फॉर्म। ठीक है ना, इस तरीके से बनाई जाती है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ये अपने आप मैग्नेट बन के तैयार हो गए। अब ये जो है, जैसे ही मैं इसे हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, तो ये आपकी मैग्नेट बन के तैयार हो गई है। देखिए, ये वो रॉड है एक्चुअल में, जो मैग्नेट आप देखते हो ना मार्केट में, वो ये होती है एक्चुअली, स्टील से बनी हुई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, इट इज बेंट इनटू वेरियस शेप्स। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जैसे ही आप स्टील को कहीं से भी कट कर दो, स्टील मतलब मैग्नेट को कट करते हो, मान लीजिए आपने मैग्नेट को यहाँ पे कट कर दिया ऐसे, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, दो पार्ट भी मैग्नेट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ क्या आ जाएगा साउथ। बात समझ में आई क्या सभी को? अब आप इसे बेंड कर दो। आप ऐसे सोचो, आपने बेंड कर दिया किससे, इसके इसके अबाउट बेंड कर दिया। तो जैसे ही आप बेंड करते हो तो पहला शेप उसने, जैसे ये ट्राइंगल का शेप ले लिया है, दो ट्राइंगल बना दिए। फिर आप बोलोगे सर बेंड तो ऐसे भी कर सकते थे, यस ऐसे ही बेंड कर सकते हो। फिर भी बोलोगे सर बेंड तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यस कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट। ठीक है, तो हम पहले जो है कैसे बेंड कर रहे हैं, देखिए ध्यान देना, इस तरीके से बेंड कर रहा हूँ। तो देखिए आप ऐसे सोचिए कि ये थी स्टील वायर आपकी, एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, पहले हम स्टील वायर ले लेते हैं जिसकी लेंथ है एल, और इसका पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे है साउथ, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई एम, साउथ की, या साउथ नॉर्थ बैटरी है, साउथ नॉर्थ के लिए, और एम इज द पोल स्ट्रेंथ। तो आप इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता सकते हो, तो कितना आएगा एम इंटू एल। ठीक है ना, एम इंटू एल। ठीक है, इतना ये पहले करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको बेंड कर देना बेसिकली। तो जैसे ही आपने बेंड किया तो देखिए क्या होगा, इसको बेंड कर दिया मैंने इस तरीके से। कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप बेंड कर दिया मैंने, तो अटेम्प्ट कैसे करोगे, इससे तो कुछ नहीं करना आपने। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे साउथ लिख दो, यहाँ पे नॉर्थ लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है ना, बेंड करने का मतलब है कट करना, कट करके लगा देना, बस आप ऐसे सोचो बेंड करने का मतलब ये। तो कट करते हो तो दो, ये जो कोई भी पार्ट है कहीं से भी कट करोगे तो दो पार्ट अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अब इसका डाइपोल मूवमेंट, इसका देखिए, इसका क्या होगा, इसका होगा m1 जो मुझे निकालना है, और इसका होगा m2 जो मुझे निकालना है। और जैसे ही निकाल दूंगा तो फिर वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए m1 क्या हुआ, m1 मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा m/2। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या होगा देखिए, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, m इंटू एल बाय, ठीक है, ये l/2 लेंथ है और ये भी l/2 लेंथ है, तो इसका आ गया m/2 नीचे की तरफ, ऐसे बना दो नीचे की तरफ आ गया। m2 भी कितना आएगा, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रही, m इंटू l/2, तो ये भी कितना आ गया m/2, ये आ गया इस तरफ। नेट कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल है, तो नेट आप निकाल सकते हो, कितना आ गया नेट डाइपोल मोमेंट, √2 टाइम्स m/2। आई होप समझ में आए सभी को। m/√2 पूरे का दे रखा था ना, तो आपको इस फॉर्म में आंसर नहीं निकालना है। ठीक है ना, आपको सिर्फ m के फॉर्म में निकालना है। देखो पूरी स्टील वायर का दे रखा, तो पूरी स्टील वायर का अगर m है तो इस अरेंजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उस अरेंजमेंट का कितना है m/√2। अब दूसरे का देखो,
दूसरे का आप निकालो, बल्कि आप निकाल के बताओ। तीसरे का मैं निकालूंगा, चौथे का मैं निकाल के दिखाऊंगा। चौथा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आपको पता चलेगा। ठीक है, करिए चलिए। चलिए बताइए, बी पार्ट का बताइएगा कोई। साउथ, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ। अब देखिए, है तो वही। अगर आप ढंग से देखोगे, बस एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री की 120 डिग्री। अभी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया m/2, जो कि ऐसे, और इसका डाइपोल मोमेंट हो गया m/2 नीचे की तरफ, जो कि है ऐसे। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 60 डिग्री नहीं है, 120 डिग्री है, ठीक है ना। m/2, बहुत बढ़िया। नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है इस तरफ, और कितना आया, m/2। 120 डिग्री है तो m/2 आएगा, ठीक है ना। आप कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। m/2 का होल स्क्वायर, m/2 का होल स्क्वायर, 2n²/4 cos 120। cos 120 क्या होता है, -½ तो ये आ जाएगा m²/4, m²/4 -m²/4। ये कैंसल आउट हुआ और इस पूरे का रूट है, m/2 आ गया, ठीक है। पोल्स कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे बताया था साउथ नॉर्थ। सोच, अगर कहीं से भी बेंड करता है, यहाँ से बेंड करता है, तो यहाँ साउथ आएगा, यहाँ नॉर्थ आएगा, यहाँ साउथ आएगा। अब इमेजिन कर, इसे बेंड किया है, 60 डिग्री बेंड करो, 90 डिग्री बेंड करो, तो वैसे तो बनाया, देख, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, इतना सा है बस। यहाँ पे भी देख वैसे ही बनाया, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ऐसे। आ गया समझ में? तीसरा, अब ये ना मैंने करवाया था, अगर आपको याद होगा तो ये मैंने करवाया था। तो मैं आपको ये करवा रहा था ना, शुरू शुरू में मैग्नेट करवाया था, तो मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, बेंड कर देते थे। बेंड करके क्या कर दिया मैंने, इसे सेमी सर्कुलर पार्ट में ले लिया है। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया एस, ये हो गया नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। अगर आप ढंग से देखोगे तो इन दोनों के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, 2r। देखिए इस मैग्नेट को, ये वाली जो मैग्नेट जिसकी लेंथ थी l, उसको मैंने क्या किया, बेंड करके किस फॉर्म में लेके आ गया, सेमी सर्कुलर शेप में। जैसे सेमी सर्कुलर शेप में लेके आता हूं तो आपको पता चलता है कि जो लेंथ ऑफ द स्टील बार वो सेम रहेगी। इससे एक चीज पता चलती है, क्या पता चलती है कि L इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर। तो R आपको पता चल गया L/पाई। तो ये जो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2L/पाई। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, m होल स्ट्रेंथ इंटू 2L/पाई। ml इंटू 2/पाई
और एम एल क्या था, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द स्टील वायर, ये क्या था, जो ओरिजिनल डायपोल मोमेंट था ना वो था। तो जो इस केस में नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, छोटा और बड़ा एम में ना कंफ्यूज मत हो जाना, छोटा और बड़ा एम में, ठीक, नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है 2 कैपिटल एम बाय 5। आई होप समझ में आया सभी को, ठीक है। सर यस, सर आपने आर्क के लिए निकाला कि वो नीचे जो मैग्नेट है उसके लिए? कौन सा समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ये जो आर है, ये जो रेडियस है, ये इस मैग्नेट का निकाला है। ये एक तरीके से सेमी सर्कुलर मैग्नेट हो गई ना, तो इसका जो रेडियस है वो क्या है, किसकी टर्म्स में निकालना पड़ेगा, स्टील वायर्स की लेंथ, स्टील वायर की लेंथ के टर्म में निकालना पड़ेगा। स्टील वायर की लेंथ कितनी है, एल। अब हमें पता है कि जब मैं किसी चीज को बेंड कर रहा हूँ किसी भी शेप में, तो क्या चीज सेम रहती है, लेंथ तो सेम रहती है। तो इसका एल हो गया लेंथ, और इसका कितना होता है, पाई आर, इसका पाई आर है। तो यहां से रेडियस पता चल जाता है, तो रेडियस आया एल बाय पाई। और अगर रेडियस पता चल गया तो आपको क्या पता चल गया, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल विच इज 2r, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, m इंटू नेट डिस्टेंस बिटवीन, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन, यहां लिख दे रहा हूं, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन दी टू पोल्स। आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर है। एंड यस। लास्ट, लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ढंग देना, ढंग से देखना इस चीज को। अब ये देखिए इसमें क्या किया है मैंने, कौन मुझे बताएगा इसमें मैंने क्या किया। इसमें मैंने क्या किया कि ये जो बार मैग्नेट थी ना, जो स्टील की बनी थी, ये तो इसका साउथ और नॉर्थ ये पोल थे। मैंने क्या किया, इसे रोटेट किया, रोटेट करते हुए इस नॉर्थ पोल को उठा के कहां डाल दिया सर, साउथ पोल में डाल दिया। आया समझ में कि नहीं, क्या किया मैंने, समझ में आया मैंने क्या किया। हाँ, इसको बोला जाता है टोरॉइड, आगे चल के आपको पता चलेगा, टोरॉइड बोलते हैं इसे, ठीक है। ऐसा कुछ कर दें तो अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि जैसे ही आपने ये काम किया, ध्यान देना, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना, बना दूंगा तो क्या होगा, और ढंग से समझ में आ जाएगा। आपने ये कुछ काम किया, देखिए, आपने ऐसे कुछ किया, देखिए, हाँ अब देखिए, तो आप ऐसे सोचिए कि ये थी आपकी, यहाँ पे ये था साउथ, ये है नॉर्थ। अगर आप स्ट्रेट कर दोगे तो ये बन जाएगा, देखिए, ये ऊपर वाली स्टील वायर बन जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, इसको रोटेट किया और एक ही जगह पे दोनों पोल को इकट्ठा कर दिया, एक ही जगह कर दिया। तो अब मुझे मुझे बताओ, ये बिल्कुल वैसा ही है, सोच के बताना, सोच के बता, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता, ठीक है, Q माइनस क्यू, ठीक है, एक जगह माइनस क्यू, एक जगह प्लस क्यू। सोचो इसे रोटेट करके एक ही जगह ले आओ, ऐसे करके ले आओ यहाँ पे, इसे यहाँ रख दो, तो मुझे बताओ एक जगह प्लस क्यू है, वहीं पे माइनस क्यू भी आ गया, तो बताओ क्या होगा, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सोचो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना। 0 नहीं है, देखो अभी देखना क्या होगा। तो एक चीज आपको समझ में आई कि साउथ और नॉर्थ पोल क्या हो गया, एक ही जगह पे आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिए अगर आप इसे छोटे छोटे पार्ट में कट करते हो तो देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है। तो देखिए होगा क्या, मैं बता देता हूं, कोई होगा क्या, फील्ड लाइंस तो इसमें आएंगी,
फील्ड लाइंस तो आएंगी, ध्यान देना, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगे, देखिए इसे थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये कुछ ऐसा है, देखिए ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। दो बना रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ दो बना रहा हूँ। देखिए क्या होगा अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊं, तो देखिए कुछ ऐसा होता है, यहाँ है साउथ, यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है नॉर्थ। हमें पता है कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, अगर याद होगा आपको, ऐसे, और साउथ में एंटर करती हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करती, वो क्लोज लूप बनाती है। तो ये फील्ड लाइंस ना ऐसे जाएंगे, देखिए अंदर जो है साउथ से नॉर्थ जाएंगे, ऐसे ऐसे घुसती रहेंगी। ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, हमेशा आगे की तरफ ट्रेवल करती जाती है ऐसे। फिर ये आगे जो है, आगे वाले पार्ट के साथ क्या होगा, फिर से यही केस आ जाएगा, यहाँ साउथ है, यहाँ से साउथ से बाहर निकलेंगे और इस नॉर्थ से बाहर निकलेंगे और साउथ में घुस जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से चल जाएंगे ऐसे। तो देखिए इसमें फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है, और फील्ड कैसी है, फील्ड अंदर ही है। देखिए मैं एक ही पार्ट बना रहा हूँ, देखिए एक ही फील्ड लाइन बना रहा हूँ इसमें ताकि समझ में आए, ठीक है, और थोड़ा अलग कलर से शो कर देता हूँ। ये देखिए ये आपकी फील्ड है, देखिए ऐसे। अब ठीक है, ऐसे। तो इसमें फील्ड तो एग्जिस्ट करती है, ऐसा मत सोचना है कि फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है देखिए फील्ड। लेकिन इसमें कोई पोल नहीं है, दिख रहा है, इसमें कोई पोल है नहीं। क्योंकि एक ही जगह पे, कहीं पे भी एक जगह पे देखोगे तो साउथ और नॉर्थ पोल दोनों ही प्रेजेंट है, और साउथ और नॉर्थ पोल एक जगह पे अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होता है, नेट डाइपोल, नेट पोल पोल स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक का अपोज, एक का अगर एम होगा तो दूसरे का क्या होगा, माइनस एम। इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। और कहाँ एग्जिस्ट करती है, ध्यान देना, सिर्फ मैग्नेट के अंदर ही करती है, बाहर नहीं करती, बाहर नहीं करेगी, ना तो यहाँ करेगी ना यहाँ करेगी। आप खुद देखो, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जितनी नॉर्थ पोल से निकल रही थी ना, जितनी नॉर्थ पोल से निकल रही थी फील्ड लाइंस, वो सारी की सारी अगले साउथ में घुस जाएंगी। अगर मान लीजिए इस साउथ और नॉर्थ में, ये जो साउथ और नॉर्थ है, इन दोनों के बीच में अगर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना देता हूँ, ठीक है ना, तो ये नॉर्थ वाली सारी फील्ड लाइन साउथ में घुस जाएंगी, ऐसे ऐसे घुस जाएंगी। तो बाहर कोई फील्ड निकलती नहीं है, बाहर कोई फील्ड लाइंस निकलेगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से एक पोल लेस मैग्नेट है, ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, बट पोल स्ट्रेंथ इज जीरो। कुछ आया समझ में मैंने क्या बोला? यस सर। तो दैट्स वाई, इसी को, इसको क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पोल लेस मैग्नेट। मैग्नेट तो है ही, बट पोल लेस मैग्नेट है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या ऐसी कोई मैग्नेट एग्जिस्ट करती है जिसका कोई पोल ही नहीं होता है? यस करती है, उसे क्या बोलते हैं, टोरॉइड, इसको बोलते हैं टोरॉइड, ठीक है ना, इट दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। जैसे सोलोनाइट होती है, सोलोनाइट तो हमने सुना है, टोरॉइड नहीं सुना होगा। टोरॉइड क्या होती है, एक पोललेस मैग्नेट है। अब बोलोगे सर आपने क्या बताया, टोरॉइड तो चलो मैं बाद में बताऊंगा, हमें तो पूछा था नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। देखो एक तो आप खुद आंसर ही बता सकते हो, मुझे बताओ इसका नेट आंसर क्या होगा। पोल तो है ही नहीं, अरे पोल स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोई पोल नहीं है तो पोल स्ट्रेंथ नहीं है।
तो क्या हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। एक तो कि पोल नहीं है तो पोल स्ट्रेंथ है ही नहीं, और पोल स्ट्रेंथ नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट तो वैसे ही 0, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में पोल स्ट्रेंथ आती है। एक तो ये आंसर है, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं सर बताओ जरा थोड़ा अच्छी तरीके से बताओ कि 0 आया कैसे। तो 0 इसलिए आया कि आप ध्यान से समझना कि देखिए एक चीज समझिए, समझने वाली बात ये है कि ये पूरी जो टोरॉइड है ये छोटे छोटे मैग्नेट से तो मिलके बनी है, बहुत छोटे छोटे मैग्नेट से मिलके बनी है। उन छोटी छोटी मैग्नेट का तो पोल स्ट्रेंथ है। जैसे अगर मैं इस छोटी सी मैग्नेट की बात करूं, एक छोटी सी मैग्नेट लो कोई भी, जैसे ये वाली लो, इतना पार्ट लो, क्या इसके इसके पोल्स हैं, है ना, साउथ एंड नॉर्थ। तो क्या इसका डाइपोल मूवमेंट होगा? यस होगा जी, बिल्कुल होगा। लेकिन कमाल की बात यह है, देखना जरा भी, कि ऐसे कितने पोल स्ट्रेंथ आएंगे। ऐसे अगर छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में कट कर दूं तो ऐसे कितने पोल स्ट्रेंथ आएंगे, बहुत सारे, और बहुत अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे। सबका डाइपोल मूवमेंट सेम होगा, ध्यान देना, लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन में। देखिए ऐसे एक आएगा इस तरफ, फिर एक आएगा इस तरफ, फिर एक आएगा इस तरफ, ऐसे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में बना रहा हूं मैं। एक आएगा फिर इस तरफ, एक आएगा इस तरफ, एक आएगा, सबका मैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी मैग्नेट जो थी ऐसे। जितनी बना सकते हो बना लो, क्योंकि जितने छोटे छोटे पार्ट्स में कट करोगे उतने ज्यादा, उतने ही आ जाएंगे। अब मुझे बताओ ये सारे डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। ये भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। सो नेट डाइपोल मोमेंट is 0 because the magnetic dipoles of smaller magnets will cancel out each other. ये भी एक आंसर हो सकता है। ऊपर तो था ही जो एक रीजन बताया मैंने, वो तो हो ही सकता है, दूसरा आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, 1 मार्क से क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। कि टोरॉइड क्या होती है, टोरॉइड कैसी मैग्नेट है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ पोललेस मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन कहाँ एग्जिस्ट करती है, अंदर करती है। मैग्नेट, ये जो पूरी टोरॉइड है इसके अंदर ही फील्ड लाइंस मूव करती जाएंगी, ठीक है ना। और ये इसमें कोई पोल नहीं होता, कोई पोल नहीं होता, तो ये पोललेस मैग्नेट है, ठीक है ना, दिस इज अ पोललेस मैग्नेट। ये कहाँ यूज होती है, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। ये यूज होती है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, जहाँ पे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया जाता है, जनरली वहां पे यूज होती है, इसका यूज है काफी अच्छा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये वाला पार्ट, नहीं आया? चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक मैग्नेट जो है अपने आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती है। तो एक्सियल लाइन पे करवाया था, फिर इक्वेटोरियल पे करवाया था, और कहाँ कहाँ करवाया था, एक आर्बिट्री पॉइंट पे करवाया था, ठीक है ना। अब देखिए जरा क्वेश्चन देखिए, ढंग से समझना इन क्वेश्चंस को। ये है कॉम्बिनेशन, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन है, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ढंग से देखना। देखिए क्या दे रखा है, पहला ये देखिए, टू स्मॉल मैग्नेट आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है वो छोड़ दो अभी, ठीक है, ये आगे देखेंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, आप तो ऐसा सोचो, ये है देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन,
ये होता है, बता देता हूँ। ये छोड़ो, अभी मैग्नेटिक मेरिडियन में बात नहीं करता। मैग्नेटिक मेरिडियन आता कहाँ पे, ये एक्चुअल में आएगा जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब अरेंजमेंट तो देख ही पा रहे हो कैसे रखा हुआ है। ये कौन सी लाइन है बताएगा कोई? एक्सियल। एक्सियल लाइन है, तो दोनों की एक्सियल लाइन कॉमन एक्सियल लाइन पे रखे हुए, आप ऐसे सोचो। तो क्या बोल रहा है, देयर नॉर्थ पोल आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट। तो एक का 30 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है, तो एक का नॉर्थ पोल 30 सेंटीमीटर ईस्ट पे और एक का 20 सेंटीमीटर वेस्ट पे। इफ द कंपास नीडल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, अगर सी पे कंपास रखा जाए, देखिए ध्यान देना, सी पे कंपास रख दूं मैं ऐसे। कंपास सबने देखा होगा, आजकल तो क्या होता है कि मोबाइल पे ही आ जाते हैं, लेकिन अगर आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो कंपास आपको दिखाया जाता है। कंपास कुछ नहीं होता, कंपास क्या होता है, एक निडल मैग्नेट होती है। अब ऐसे सोचो, ऐसी मैग्नेट होती है, देखिए ये एक मैग्नेट है और इसके नीचे ना एक नाइफ एज लगा रहता है ऐसे, और ये इस पे सस्पेंडेड रहती है ऐसे। अब इसकी खास बात क्या होती है कि अगर आपने इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो ये रोटेट होना स्टार्ट कर, जैसे मान लीजिए आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ ऐसे, देखिए डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर यहाँ पे कंपास रखोगे तो कंपास की नीडल ना ऐसा शेप ले लेगी, इस तरफ इंक्लाइन कर जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा साउथ और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ। उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, साउथ नॉर्थ। यहाँ पे रखोगे तो इस डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगी ऐसे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपास हमेशा क्या करता है, अपने आप को ओरिएंट करने की कोशिश करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। जहां मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उस डायरेक्शन में अपने आप को इंक्लाइन कर लेता है, और इस तरीके से करता है कि जो नॉर्थ पोल है वो आगे की तरफ आएगा और साउथ पोल पीछे की तरफ आएगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना, ये जो फील्ड है ये किसी मैग्नेट ने प्रोड्यूस की होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कहाँ घुसेगी, जो बड़ी वाली मैग्नेट है उसके साउथ पोल में घुसेगी, और एंटर स्टार्ट कहां से हुई होगी, नॉर्थ से। आप ऐसे सोचो, ये कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा शेप होता है, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेट रख दोगे, ये कंपास रख दोगे, तो कंपास ऐसा शेप ले लेगा, यहाँ आएगा साउथ, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, ऐसा शेप लेती है कंपास। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बल्कि अभी मैं दिखाऊंगा, भी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंपास किसी ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ध्यान देना, अगर एक ऐसे रीजन में रख दिया जाए कंपास जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो कमाल की चीज ये है कि ये क्या करता है, ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ये क्या होता है, घूमना स्टार्ट कर देता है, या कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट ही नहीं होगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि इसकी पोजीशन यही है तो यही रहे, या आर्बिट्री डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि निडल है, निडल, ये निडल है एक तरीके से, नाइफ एज है, तो ये आर्बिट्री डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं करता। तो वो वही चीज बता रहा है, देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इफ द कंपास निडल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, ये जो है ना, ये पूरा अरेंजमेंट, ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा ये कंपास है, आप ऐसे, और कंपास को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है जहां मैंने बना रखा है। वो बोल रहा है कि द कंपास निडल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। अब मुझे बताओ क्यों नहीं हुई डिफ्लेक्ट, क्यों नहीं हुई, बताएगा कोई? ये इस पॉइंट पे रखा तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है ना। मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो ये अनडिफ्लेक्ट रहती है, टॉर्क लगी नहीं, और टॉर्क नहीं लगी तो वहीं पे रहेगी, इट रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है।
बात समझ में आई? आपको कंपेयर करना है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m1 मानूं और इसका m2 मानूं, बस इसको कंपेयर करके बता देना है कि है कितना है। तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें पता चल गया कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एट पॉइंट सी इज जीरो, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी इज जीरो। अब यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस की वजह से आ रही थी? इन दोनों मैग्नेट की वजह से आएंगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मानो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। आप ऐसे सोचिए ये अरेंजमेंट स्पेस में रखा हुआ है। अगर अर्थ पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। अर्थ पे भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, वो मैं जब अर्थ मैग्नेटिज्म करवाऊंगा तब देखेंगे। अच्छा, सी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब सी पे कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था? पहली मैग्नेट, दूसरी मैग्नेट। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या करूंगा? कैंसल आउट करवा दूंगा, तो हमें पता चल जाएगा। चलिए अब कौन मुझे बताएगा जो पहली मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट m1 है, उसकी वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी? लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में? कैसे देखा कर देते? कौन मुझे बताएगा इसका डायपोल मोमेंट किस तरफ है? साउथ टू नॉर्थ। पता चल गया? पहले मैग्नेटिक मूवमेंट देखिए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पहले वाली मैग्नेट का साउथ टू नॉर्थ है। ये कौन सी लाइन है? एक्सियल। कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन है। याद करो मैंने क्या बताया था, एक्सियल लाइन पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेट के बाहर किस डायरेक्शन में होती है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो m1 है इस डायरेक्शन में, तो सी पे b1 जो पहली वाली मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो b1 वो किस तरफ होगी? लेफ्ट डायरेक्शन में। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, अब दूसरी वाली मैग्नेट, तो दूसरी वाली मैग्नेट पे भी की भी ये कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो दूसरे वाली मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सी पे कहाँ आएगी? इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी राइट डायरेक्शन में दूसरे मैग्नेट का। तो ऑब्वियस सी बात है ये कैंसल आउट कर सकती हैं कि नहीं? कर सकती हैं। अगर ये अपोजिट है, अगर इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड तो विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। तो b1 इक्वल टू b2 कर दो। अच्छा, अब याद करो b1 कितना आता? कौन मुझे बताएगा? इसके सेंटर से x दूरी पे कितना आया करता था? x कितना है? 30 सेंटीमीटर है। कितना था? अब आप बोलोगे कि सर कौन सा फॉर्मूला लगे? इसमें तो देखो सीधी सी बात है, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मैग्नेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। मैग्नेट का तो बस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा है और कुछ पूछा ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप तो सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 बाय x1 क्यूब। ये वाला कर लेना, डायरेक्टली हो जाएगा। वो स्पेशल केस वाला कर लो, कुछ झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा? तो कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं देखिए ध्यान देना, जब भी मैग्नेट का डायमेंशन दे रखे दिया हो तो फिर आप कंपेयर करोगे कौन सा फॉर्मूला है। लेकिन जब मैग्नेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, मैग्नेट का बोला है कि मैग्नेट का डायपोल मोमेंट इतना है, बताओ एक पॉइंट है जो 30 सेंटीमीटर दूरी पे मौजूद है, बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? कुछ नहीं करना, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x1 एक्स, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। b2, तो b2 आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 बाय x2 का क्यूब, where x1 is 30 centimeter, x2 is 20 centimeter। दोनों को इक्वल कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, कंपेयर कर लोगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसल आउट हो गया, 2 कैंसल आउट हो गया। ये जो m1 बाय m2 है ये कितना आ गया? x1 बाय x2 का होल क्यूब, ठीक है, x1 बाय
x2 का होल क्यूब, x1 कितना है 20 सेंटीमीटर, x2 है 30 सेंटीमीटर, ये कैंसल आउट, तो कितना आ गया आंसर 8/9, 27/9, यस 8/27, यस। m1/m2 क्या होता है 8/27 आ जाता है, कितना आंसर है, दैट्स इट। सर x2 20 है ना? x2 से देखा नहीं मैंने, उल्टा कर दिया मैंने, ओके ओके ओके, उल्टा कर दिया मैंने, 30 और 20, 27/8 आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है, तो इस तरीके से जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी कंपास कहीं पे रखें और इट विल शो, दो चीजें बताई जाएंगी, देखिए इस तरीके से बोलेंगे, कंपास रखा इट विल शो नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 है। और कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि ये जो कंपास है ये रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन, कभी इधर हो रहा है, कभी राइट डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा है, कभी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो भी आप समझ जाना कि इट इज अ नो मैग्नेटिक फील्ड जोन, ठीक है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गई तो इसका मतलब कंपास को एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए, यहाँ देखिए, टू शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ए एंड बी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 32 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो है 32 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और m1 की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। वैसे दूसरे वाले का है, दूसरे वाले मैग्नेट का 27 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। क्या पूछ रहा है वो, इनको टेबल में रखा गया, टेबल पे रख दिया। ऑब्वियस सी बात है ये फ्रीली नहीं रखी गई है, ध्यान देना, अगर फ्रीली रख दोगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल कर सकती है, तो इनको फिक्स कर दिया गया है, ये चीज समझ लो, दे आर फिक्स्ड, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी, यहाँ पे लिख देना एट पॉइंट पी पे बताइए, पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा क्वेश्चन है, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, ठीक है। चलिए हम एक एक करके ले लेते हैं। ये है हमारी साउथ नॉर्थ, ठीक है, ये पहली मैग्नेट हो गई जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m1, ठीक है। कौन मुझे बताएगा ये पॉइंट किस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब याद करो इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आती थी, पहले तो डायरेक्शन बताओ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में कि डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट है ना, तो डायपोल मूवमेंट है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, m1, ठीक है, m1, और ये 40 सेंटीमीटर दूरी पे है, ध्यान देना। तो आप b1 निकाल लो पहले, b1 कितना आएगा, एक्सियल लाइन पे होती है μ0/4 m/x3। देखिए फिर मैंने यही फॉर्मूला यूज किया क्योंकि मैग्नेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मैग्नेट का बस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दिया हुआ है और कुछ नहीं है, कोई डायमेंशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया, और डायमेंशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया तो ऑब्वियस सी बात है मैं कंपेयर नहीं कर सकता, इसलिए आप क्या करोगे, ये वाला ही सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10⁻⁻7, डायपोल मूवमेंट है m1 दैट इज 32, और ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो नीचे आ जाएगा 40 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब। जरा मुझे निकाल के बताओ b1 कितना आ रहा है,
1/15 बताते रहे ना। इज इट 1/15? वन बाय 15 टेस्ला है क्या? 5 into 10 raised to minus 5. 5 into 10⁻⁻5 क्यूब है। फोर्टी एट कितना 64 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखा नहीं मैंने। 40 सेंटीमीटर ना, तो 40 इंटू 10⁻⁻2 मैंने ये गलत कर दिया एक्चुअल में। इट इज नॉट 48, 64। तो ये आएगा हाफ इंटू 10⁻⁻1 1/20। अब ठीक है। अब ठीक है ना, देखो Sir, 40 तो उधर सेंटीमीटर 40. सेंटीमीटर है ना, क्यूब है ना नीचे, क्यूब है ना नीचे। 40 इंटू 10। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा समझा। मैंने 4 का किया ना, 10⁻³ ऊपर जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। सही है सही है, देखा नहीं मैंने। तो ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 4। अब ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब ठीक है। Yes, sir. तो ये आया पहले वाली की वजह से। ठीक है, अब दूसरे वाली की वजह से देखो, दूसरी मैग्नेट रखी है, दूसरी मैग्नेट रखी है यहाँ पे ऐसे। अब फिर बताओ ये पॉइंट किस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है? इस मैग्नेट की कौन सी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है? Equatorial. फिर से इक्वेटोरियल पे है। ठीक है, चलिए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? इसका डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ, तो इसकी वजह से आएगी इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए B2 इस तरफ आएगी, और ये 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन पे। तो B2 आएगा फिर से μ0/4 m2/x2 10⁻⁻7। m2 आया 27, और ये कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। ये बताइए कितना है? (10⁻⁻4 टेस्ला आ गया। Yes, sir. यानी कि सीधा लिख सकता हूँ 10⁻⁻4, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो दोनों की वजह से निकाल लिया। अब दोनों की वजह से निकाली, तो नेट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का वेक्टर सम। तो नेट डाइपोल मोमेंट आया इस तरफ, देखिए ऐसे। नेट मैग्नेटिक फील्ड आई इस डायरेक्शन में। ये एंगल भी निकालना पड़ेगा डायरेक्शन निकालने के लिए। दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आपकी कितनी? √B1² प्लस B2²। आ गया समझ में? Yes, sir. जब B1² प्लस B2² करते हो, तो अंदर से 10⁻⁻5 तो कॉमन आ ही जाएगा।
ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है 10⁻⁻5 कॉमन आ रहा है, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आंसर आया आपका √125 10⁻⁻5 या 5√5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 5 इंटू 5 5√5 10⁻⁻5 टेस्ला। और डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी, देखिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर को इधर ले आओ, ये भी v1 हो गया और ये v2 है, तो tan थीटा से निकाल सकते हो, tan थीटा आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, v1/v2। दिख रहा है ट्राइंगल से सभी को, ये ट्राइंगल बना दे रहा हूं, देखिए ऐसा, ये है v2, ये है v1 और ये है थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा v1/v2। सर हाँ जी, 10⁻⁻5 बाहर कैसा है? देखिए 10⁻⁻5 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻10 हो गया, और उसका रूट लोगे तो 10⁻⁻5। यस, ओके सर। तो b1 आया, b1 था इतना और b2 है इतना, तो ये कैंसल आउट, तो tan थीटा आया आपका हाफ, तो थीटा जो है आपका आ गया tan इनवर्स 1/2। समझ में आ गया क्या? आई होप ये वाले कर लोगे आप क्वेश्चन ना, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कुछ है नहीं जो बताने लायक है। मैं बहुत क्वेश्चंस करवा चुका हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के, उस समय भी बहुत करवाए थे, इस समय भी करवा दिए, ठीक है ना। ये वही तो है, कुछ नया चीज में है नहीं, ठीक है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एज इट इज वही है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये है, अब मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर, ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप मुझे खुद बता दोगे। देखिए क्या है, देखिए two identical magnetic dipoles of magnetic moment 1 ampere meter square each are placed at 2 meter from their axis। आप ऐसे सोचो, ये कौन सी लाइन है पहले वाले मैग्नेट की, एक्सियल, और दूसरे वाले के लिए कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द पोल्स, यहाँ पे निकालनी है मिडवे। अब देखिए कंपेयर करने के लिए है नहीं कुछ, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, μ0/4π 2m/x³ या m/x³, डिपेंडिंग अपॉन कि पॉइंट एक्सियल लाइन पे कि इक्वेटोरियल लाइन पे। अब पहली वाली मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका डायपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरफ। ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस सर। फॉर्मूला क्या लगेगा, μ0/4π 2m1/x1³। आ गया समझ में, क्योंकि एक्सियल लाइन पे है, ठीक है। μ0/4π पता है 10⁻, m1 पता है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, x1 भी पता है। अब x1 तो यहाँ पे डायरेक्टली पता है 1 मीटर है, ठीक है ना, डायरेक्टली डाल देना, ठीक है। b2 दूसरे वाली मैग्नेट, अब दूसरे वाली मैग्नेट का भी डायपोल मोमेंट 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा। कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी, ये कौन सी ऊपर। लाइन है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। कौन सी लाइन है दूसरे वाले मैग्नेट के लिए, इक्वेटोरियल, तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। कितनी आएगी, μ0/4π m2/x2³, ठीक है। m1 m2 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, x1 x2 1 मीटर है, ठीक है। डाल देना, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी √b1² + b2²। ये आप ही कर लेना, कैलकुलेशन लिख दिया है बस, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ऑब्वियस सी बात है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई इधर ऐसे, ठीक है। और
ये अगर थीटा मान लेता हूँ, दिस इज थीटा, ये अगर थीटा है तो थीटा जो है टेन थीटा से निकाल लेना, d2/थीटा। आई होप समझ में आ गया सभी को। कर सकते हो ना? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। ये देखिए क्या है, ये रिसेंटली आया भी है, जेई में आया था और बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखिए क्या है, और बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, एक बार क्या बोला है, एक शॉर्ट मैग्नेटिक नीडल है, इस पिवट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। ठीक है, आप ऐसा सोचो ये कंपास है, ठीक है ना, इसे रखा गया है किसमें, 1 टेस्ला की एक मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए ये है पहली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आप ऐसे सोचो इस डायरेक्शन में, देखिए ये है पहली मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, इसमें रख दिया है। अब मुझे बताओ जैसे ही आप रखोगे इस मैग्नेट को, मान लो ये जो मैग्नेट है इसे रख दिया मान लीजिए, मुझे बताओ ये किस डायरेक्शन में ओरिएंट होने की कोशिश करेगी। कैसे रोटेट होने की कोशिश करेगी, ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगी, रोटेट होके कोशिश करेगी कि इस तरीके से आ जाए। तो याद करो मैंने बताया था ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो कोशिश करेगी कि डाइपोल मूवमेंट इस मैग्नेट का जो कि इस तरफ है वो किस डायरेक्शन में आ जाए, इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। लेकिन अब देखिए क्या बोला है, when another magnetic field of strength √3 Tesla is applied to the needle in perpendicular direction, मतलब एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, वो लगा दी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में d2। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द नीडल डिफ्लेक्ट्स थ्रू एंगल थीटा, कितना एंगल। अब देखिए जैसे ही आपने ये लगाई, देखिए ये कोशिश कर रही थी कि इस पोजीशन में रह सके, जब पहली मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी तो ये इसी पोजीशन पर रहेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन जैसे ही आप दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी, इसकी पोजीशन किस तरफ आएगी, ये नहीं रहेगी, अब इसकी पोजीशन अब इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां कहीं रहेगी, ऐसे यहां कहीं रहेगी। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, बेटर ये है कि मैं ये वाली पोजीशन पे। तो पूछ रहा है कि बताओ कितना डिफ्लेक्ट करेगी, पहले इधर थी, पहले इधर थी, पूछ रहा है कितना डिफ्लेक्ट करेगी। तो डिफ्लेक्शन मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है कि कितना डिफ्लेक्ट करेगी। मुझे बताओ किस कैसे निकालेंगे, तो ये किस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगी, ऑब्वियस सी बात है ये किस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगी, जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अरे भाई जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाएंगे। अब बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, पहले तो बता दो नेट मैग्नेटिक फील्ड है कितनी। वैसे तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर देखो सीधी सी बात है, आप नेट मैग्नेटिक फील्ड ही तो पूछ रहे हो ना। तो देखिए ये है B1, ये है B2, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। तो आप पूछ रहे हो ये एंगल, तो ये एंगल निकाला जा नहीं सकता क्या, क्या होगा बताएगा कोई डायरेक्टली, B1 B2 पता है क्या होगा बताओ, टेन थीटा क्या होगा, B2/B1, 60 डिग्री, दैट्स इट, इतना सही है, 60 डिग्री। ठीक है, दैट्स इट, इतना आंसर है, √3/1, तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिएंट कर। इसे एक और तरीके से किया जा सकता है, ध्यान देना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्टरनेट मेथड ये है कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसे कोशिश कर रही है इस डायरेक्शन में रोटेट करने की, ध्यान देना। तो टॉर्क लगाएगी किस डायरेक्शन में, तो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगवाएगी, इस मैग्नेट पे। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक और तरीके से कर सकते हो, नीचे।
नीचे की तरफ, नीचे मतलब क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, तो जो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क लगा रही है, ध्यान देना, एम बी साइन थीटा। एम कितना है, वो तो डाइपोल मूवमेंट एम ही है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, एम रख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड है 1, और ध्यान देना इसका डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ, और पहली वाली मैग्नेटिक इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये टॉर्क लगेगी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। जो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑल्टरनेट मेथड है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे। तो ये कोशिश करेगी क्लॉकवाइज रोटेट करने में, कोशिश कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होगा, ये किस तरफ कोशिश करेगी रोटेट करवाने की, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेगी। ये है क्लॉकवाइज, ये कोशिश कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना कितना टॉर्क लगाएगी, ये लगाएगी एम बी टू साइन, दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है 90 माइनस थीटा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो जो दूसरी वाली टॉर्क लगा रही है, दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगी, वो होगी एम बी टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया एम बी टू कितना है, √3 कॉस थीटा। ये है एंटी क्लॉकवाइज। एक ने क्लॉकवाइज कोशिश की, एक ने एंटी क्लॉकवाइज कोशिश की, तो ये रुकेगी कहां, जहां ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें। समझ में आया? यस सर। when both will cancel out each other, ये रुक जाएगी। इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, when both will cancel out each other, that will be its equilibrium position. तो बस वैल्यू पुट कर दो, क्या आया देखिए, दोनों को उठा के रख दो, m sin थीटा इज इक्वल टू m √3 cos थीटा। m तो कैंसल आउट हो गया, डाइपोल मोमेंट है, कैंसल आउट। cos थीटा को नीचे लेके आ जाओ, tan थीटा √3, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। आज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी खत्म करते हैं, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा अपना, मैग्नेटोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, अब 2 पार्ट बचेंगे फिर इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ करती थी, किसी को याद है क्या थी, क्या करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्या करते थे? बताएगा कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्या किया करते थे, हम विजुलाइज करने की कोशिश करते थे, याद है सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंट किया करते थे। सेम चीज है यहाँ पे भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are used to represent the magnetic field. क्या ये रियल होती हैं? आर दीज आर रियल? ये रियल नहीं होती, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज रियल, मैग्नेटिक फील्ड रियल होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड is a real quantity
एग्जिस्ट करती है वो, ठीक है ना, हमें पता चलता है वो एग्जिस्ट कर रही है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल क्वांटिटीज। और आप ऐसे सोचो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ये सब किया हुआ है आपने, ठीक है ना, 10th क्लास की है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। कौन बताएगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट होती भी है कहीं से? नॉर्थ से। ना ना ना, ओरिजिनेट नहीं होती, ध्यान देना, ये बहुत गलत फहमी है कि ओरिजिनेट होती है कहीं से, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ से ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती थी पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ होती थी? नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है ना, या इंफिनिटी पे। यहाँ पे ये ओरिजिनेट नहीं होती, ये क्या बनाती है? ये सर्कुलर लूप बनाती है, ध्यान देना। दे फॉर्म नॉट सर्कुलर लूप, दे फॉर्म लूप्स सबसे पहले, ठीक है ना, ये लूप्स बनाती हैं। मतलब इसका कोई आप ऐसे सोचो, कहीं से भी ऐसा लगेगा कि नहीं इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आप सिर्फ क्या बोलोगे कि नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में जाके एंटर करती हैं, तो बेटर ये है, मुझे क्या लिखना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पे कहीं से निकलती नहीं है, ध्यान देना कि नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कहीं, आप सिर्फ क्या बोलोगे? आप ऐसे लिखोगे, बेटर ये है आप इस तरीके से लिखोगे, आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, the magnetic field lines are going out from north pole and entered at south pole। ये आउटसाइड है, ठीक है ना। इनसाइड द मैग्नेट they move from south to north। बात समझ में आई क्या? जैसे ये देखिए पूरा बनाया तो नहीं है, ये थोड़ा सा गलत मैंने डायग्राम ले लिया है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एंटर कर रही हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ जाएंगी तो ये ऐसे निकल जाती है ऐसे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ऐसे कुछ, ठीक है ना, तो अंदर भी ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और क्या होती है? दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, ठीक है, सर्कुलर लूप्स नहीं बोलूंगा, दे ऑलवेज फॉर्म सर्कुलर लूप्स। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर लूप्स बनाती है, ठीक है ना, कोशिश करना ये बताने की, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज सर्कुलर, नॉट सर्कुलर लूप्स, क्लोज्ड लूप, नॉट सर्कुलर लूप, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप बनाती है। हाँ सर, कंसेंट्रिक लूप्स भी बना सकते हैं, वही है ना, लेकिन मैं एक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ ना। दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, या सर्कुलर भी बना सकती हैं, लेकिन सर्कुलर स्पेशल केस में बनाती हैं, जैसे इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट करंट फ्लो करता था, कौन सा केस था वो? स्ट्रेट वायर कैरिंग इनफाइनाइट, स्ट्रेट इनफाइनाइट कैरिंग करंट वायर, उसमें सर्कुलर लूप बनाती है, ठीक है ना। तीसरा तीसरा और क्या था?
the tangent at any point on the magnetic field line क्या देता है? gives the direction of magnetic field. हाँ, they do not intersect. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रही है और आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। कहने का मतलब ये दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी, बिकॉज ये पूछ लेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको पता ही है, इफ दे इंटरसेक्ट each other at a point, there will be two direction. There will be two direction of magnetic field at that point, which is not possible. दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एक केस था, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलती थी? चार्ज से। कैसे निकलती थी? बताएगा कोई कैसे निकलती थी? फील्ड लाइंस जो है वो चार्ज से कैसे निकलती थी? परपेंडिकुलर निकलती थी, याद है? यस सर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्योंकि ओरिजिनेट होती थी चार्ज से, तो ओरिजिनेट ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती थी। यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, साउथ पोल से बाहर अंदर जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, ओरिजिनेट नहीं होती अंदर भी, क्योंकि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट वैलिड नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पॉइंट है? याद करो कि एक पॉइंट बताया था मैंने कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। वो पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। इफ द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at certain point या certain point नहीं, बेटर ये मैं क्या लिखूं, certain region is more than magnetic field strength at that point is more। समझ में आ रहा है? एंड वाइस वर्सा। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था। ये जो किसी को याद है 1 मीटर स्क्वायर से जो फील्ड लाइंस जाती थी उसे क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती थी उसे क्या बोलते थे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर रखा जाए फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, तो जितनी फील्ड लाइंस जाती थी उससे क्रॉस होती थी, उसे क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, फ्लक्स कुछ और होता है। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी फील्ड लाइंस जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते थे।
ठीक है ना। फ्लक्स तो कुछ और होता है, फ्लक्स होता है किसी भी एरिया से कितना फील्ड लाइन जा रही है। सेम चीज यहाँ पे है, ध्यान देना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through unit area kept perpendicular to magnetic field. Gives क्या देगा, gives you the strength of magnetic field at that point, gives the strength of magnetic field at that point, और उसी को मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं। आप ऐसे सोचो, स्ट्रेंथ है, मतलब अब ऐसे सोचो कहीं पे आपने एक यूनिट एरिया रखा हुआ है, जैसे आप ऐसे सोचो कि ये ऐसे फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे रख जा रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइन जा रही है। मैंने एक यूनिट एरिया यहाँ रखा, देखिए परपेंडिकुलर रखा है एग्जैक्टली, फिर यहाँ रख दिया, बताइए किससे कितनी फील्ड लाइन जा रही है, इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है? 4। 4। इससे कितनी पास हो रही है? 2। 2। तो इससे एक चीज और पता चली कि अगर यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो इससे एक चीज पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होता, यही होता है कि यूनिट एरिया अगर रख दिया जाए वहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उससे कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी। तो यहीं से एक चीज और निकलती है कि यहीं से अगले चैप्टर के लिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, स्टार्ट करवाऊंगा, यहां से वो बनता है इसका एक क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बन जाता है, बेस बन जाता है। क्योंकि जैसे ही मैं अगला चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि आपको सबसे पहले मैं करवाऊंगा, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स करवाया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स करवाया जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स करवाऊंगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है बेस यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। याद रखना, यूनिट एरिया से अगर 4 फील्ड लाइन जा रही है 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो अगर 2 मीटर स्क्वायर एरिया से पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 8 फील्ड लाइन जाएंगी। 3 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी जाएंगी, 12 फील्ड लाइन जाएंगी। और सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि एरिया को रखा कैसे गया है। अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है 3 मीटर स्क्वायर एरिया, तो एक से अगर 4 जा रही है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से अगर 4 जा रही है, तो 3 से कितना जाएंगी, 12। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा डिसओरिएंटेड कर दोगे, रोटेट करवा दोगे, तो कम जानी स्टार्ट कर जाएंगे, यानी कि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। बात समझ में आई क्या? तो यहीं से बेस पॉइंट प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है ना, ये समझ लेना, ठीक है। समझ में आ गया है ये वाला पार्ट? ठीक है ना, ठीक है। ये वैसे और समझ में आएगा जब नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा, तो उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये कौन सी, मुझे बताओ यहाँ पे ये कौन सी, कैसी फील्ड लाइंस है या कैसी मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सा केस है, जरा बताएगा कोई? यहाँ पे ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही बी पे है, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल जा रही है। तो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया एक तरीके से, बस और कुछ नहीं, इतना ही है। अगर कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कंपास जो है अगर आप रखते हो तो देखिए कंपास जो है कैसा शेप ले रहा है, देखिए यहाँ पे ये बहुत मतलब
तब मुझे डायग्राम मिला था इसलिए मैंने शो कर दिया। ये देखिए कंपास रखा ना, तो कंपास यहाँ पे ऐसा शेप ले रहा है, यहाँ पे ऐसा ले रहा है, यहाँ पे ऐसा ले रहा है, यहाँ पे ऐसा ले रहा है, यहाँ पे ऐसा। तो देखिए ऐसा लेता है, देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ऐसे और ऐसे होती चली जाएगी। इस तरीके से ओरिएंट कर जाता है कंपास। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट हैं, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, और मैं डायरेक्टली एम्पियर सर्किटल लॉ और ये मैग्नेटिक मटेरियल डायरेक्टली एक साथ ही ले लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों एक जगह ही हैं, एक्चुअल में एक जगह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए काफी आज के लिए स्टार्ट करेंगे अब 6 बजे। ठीक है, 6 बजे स्टार्ट करेंगे। सर 6 बजे? हाँ 6 बजे।